हेडिंग डाला सबने, फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन ऑलरेडी आप लोग जानते हो फ्रिक्शन क्या होता है। अगर कोई बॉडी, दो बॉडी एक कांटेक्ट शेयर करती है, एक सरफेस, कॉमन सरफेस शेयर करती है, तो एक बॉडी के मोशन से दूसरे बॉडी में एक फ्रिक्शन क्रिएट कर होता है। ठीक है, उसको हम देखें इस डायग्राम के थ्रू। अगर मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है बी, उसके ऊपर एक बॉडी ए रखी हुई है। अगर बॉडी ए मोशन पे है तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो दो तरह के होंगे, एक तो पहला फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ ए बी से। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कौन अप्लाई कर रहा है, बी अप्लाई कर रहा है। किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, ए के ऊपर अप्लाई कर रहा है, इसलिए इसको किससे डिनोट किया है, एफ ए बी। क्लियर हो गया ये चीज। और हमने पिछले क्लास में ये देखा था न्यूटन के थर्ड लॉ से सारे फोर्सेस क्या होते हैं, पेयर के फॉर्म में होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। तो अगर मान लो बी ए पे फोर्स लगा रहा है तो ए भी बी पे फोर्स लगाएगा। समझ में आ गया ये चीज। तो ए जो बी पे फोर्स लगाएगा उसको किससे डिनोट करेंगे, एफ बी ए से। तो ये भी एक फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज। इसमें दो पार्ट लिखा है देखो, एक तो ये किसको अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज, और दूसरा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज। जैसे अगर मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी को मैं इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूं, ये आगे स्लाइड नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए ना ये, तो इसकी टेंडेंसी होनी चाहिए थी मोशन में आए, बट ये नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, भले ही बॉडी मोशन में न हो। क्लियर। तो दो केसेस हो सकते हैं, जब रिलेटिव मोशन हो, ऑब्जेक्ट मोशन में हो, या तो जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, मतलब मोशन में आना चाहिए या मोशन में आने वाला है। ये दोनों केसेस, क्या ये समझ में आ गया टेंशन दो सिचुएशन में। ये दोनों सिचुएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से दो टाइप के फ्रिक्शन बनेंगे। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस सिचुएशन में जो अपोज करेगा, जो फोर्स अपोज करेगा, जो फ्रिक्शन अपोज करेगा, ऐसे फोर्स को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर बॉडी मोशन में नहीं है और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और वो टेंडेंसी है कि वो टेंस टू इन मोशन, हाँ, वो मोशन में आ जाए, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। तो लिख लो, शॉर्ट में लिखते जाना एकदम। तो सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखो, फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखना। इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स that opposes relative motion or tendency of relative motion between the bodies, लिख लिया सबने। It is a force that opposes relative motion or tendency of relative motion between the bodies. इमेजिन करो, बहुत बड़ा सा एक डब्बा रखा हुआ है, आप उस डब्बे को अगर धक्का दे रहे हो तो दो सिचुएशन होगी, या तो वो स्लाइड करके आगे जाएगा, मोशन पे आएगा, या फिर वो नहीं हिलेगा अगर बहुत ज्यादा भारी है तो। समझ में आ गया। अगर वो नहीं हिल रहा है तो वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अगर वो हिल जा रहा है तो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज कर रहा है। दोनों सिचुएशन में जो ग्राउंड सरफेस और बॉडी है वो अपोज कर रहे हैं मोशन को। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, अब यहां पर ये जो फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, ये टेंजेंशियली लगता है। तो टेंजेंट क्या होता है आपको पता है, सर्कल के पॉइंट फॉर्म में हमने देखा था। अगर सर्कल में किसी भी एक पॉइंट पे एक लाइन बना है जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करती है तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे टेंजेंशियली का क्या मतलब है, जो सरफेस के टेंजेंट पे बन रहा है। क्योंकि जैसे अगर मान लो ये सरफेस है तो सरफेस के टेंजेंट पे बन रहा है, ये बोलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये चीज लिख लेना, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स is tangentially along the contact.
टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट। टेंजेंशियली का अपोजिट वर्ड क्या होता है पता है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली टेंजेंशियली का मतलब होता है सरफेस के पैरेलल या सरफेस के ही डायरेक्शन में, समझ में आया? और जो सरफेस के पैरेलल नहीं है वो क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, और उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। समझ में आई ये चीज? तो टेंजेंशियली मतलब सरफेस के पैरेलल, नॉर्मल मतलब सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये वर्ड कई बार यूज होंगे तो आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये फिगर ड्रॉ कर लो। यहां पर एक बॉडी ए है, बॉडी बी है। बॉडी ए मोशन पे है तो इसमें दो फोर्स लग रहे हैं। एक बॉडी बी ए पे लगाएगी, बी ए पे लगाएगी, जिसको हमने एफ ए बी से डिनोट किया है, एफ ए बी से डिनोट किया है। ठीक है, सारी चीजें थोड़ा ध्यान से देखते जाना। मोशन में कौन सा है? ए। मोशन में कौन सी बॉडी है? ए वाली। किस डायरेक्शन में मोशन है? इस डायरेक्शन में। ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए जो है वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया ये चीज? ये जो फोर्स लिखा है इस डायरेक्शन वाला फोर्स, मोशन के डायरेक्शन वाला फोर्स, जिसको हमने एफ बी ए से डिनोट किया है, ये फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है? बॉडी ए पे। कौन अप्लाई? बॉडी बी पे। कौन अप्लाई कर रहा है? बॉडी ए। क्लियर हो गया ये चीज? क्योंकि ये सारे फोर्सेस जो है पेयर के फॉर्म में होते हैं, एक्शन रिएक्शन जो हम बोलते हैं। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया? बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, उससे रिलेटेड उसका डायरेक्शन क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, ये सारी चीजें। हटा दो इस पार्ट को फिर मैं। दृष्टि क्लियर यहां तक? ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं हम, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया है। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब बॉडी रेस्ट पे है, टेंडेंसी इन रिलेटिव मोशन पे है, मतलब वो उसको मोशन में आना है या आने वाली है, तब जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मोशन पे है तब। ठीक है, तो यहां पर लिखा है अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, अपोजेस रिलेटिव मोशन। इन दिस केस बॉडी इज इन रेस्ट, इन दिस केस बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, हो गया यहां तक? अब इन दोनों टाइप के फ्रिक्शन को हम डिटेल में समझेंगे और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे फ्रिक्शन फोर्स का कि कैसे अप्लाई होगा, कौन सा डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अच्छा, इसको एफ के और इसको एफ एस से डिनोट करते हैं। स्मॉल एफ जनरली प्रेफर करेंगे फ्रिक्शन के लिए हम। ठीक है, कैपिटल एफ भी यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर हमें नहीं पता कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकाला जाता है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर आप ध्यान दोगे एक चीज को, मान लो एक छोटा सा डब्बा है, उसका वेट कम है, उसका मास कम है, आप उसको धक्का देना चाह रहे हो, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा या ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू एक बहुत भारी डब्बा है? कम लगेगा। मतलब अगर बॉडी का मास कम है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा वहां पर? कम। बॉडी का मास ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा। समझ में आया ना ये चीज? ये लॉजिकली हम लोग फेस करते भी है। अब इस चीज को देखते हैं कि कैसे और किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, हम काइनेटिक फ्रिक्शन को पहले डिटेल में समझते हैं। तो हेडिंग डाला काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम एफ के से। इसमें ज्यादा इजी है काइनेटिक फ्रिक्शन का कैलकुलेशन करना अगर बॉडी मोशन में है तो। काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज इन मोशन। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो लिखा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, मतलब वो चेंज नहीं होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा कि बॉडी किस स्पीड से मूव हो रही, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, हाँ। नहीं क्या बोला? एक्सेलरेशन जीरो? नहीं नहीं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो, मैं ये नहीं बोला कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मैं बोला फोर्स कांस्टेंट होगा। समझ में आई ये चीज? ये डिपेंड करेगा ना, मैं उस चीज पे आ रहा हूं अभी। तो ये तीन पॉइंट लिखा क्या? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिखा क्या? थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब लगता है? जब बॉडी एक सरफेस पे रखी हुई है, तो सरफेस बॉडी पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझ में आई ये चीज? तो हमने देखा ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनडायरेक्टली मास के ऊपर। अगर तुम लोगों को ये याद होगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना, अगर मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास है m, ठीक है, अब इसमें इस तरफ जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होगा? mg। इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? n। अगर इसका वर्टिकल मूवमेंट नहीं है तो n और mg दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर mg ज्यादा है तो n की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और mg कब ज्यादा होगा? जब m क्या होगा? ज्यादा, मतलब मास ज्यादा होगा। तो मास ज्यादा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो क्या क्या ग्रेटर होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। तो यहां पर लिख लो Fk इज प्रोपोर्शनल टू n। Fk इज प्रोपोर्शनल टू n। लिख लिया सबने? अब जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो यहां पर भी एक कांस्टेंट लग रहा है। इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू के से। म्यू के, ये म्यू के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसे ही जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक आएगा कोफिशिएंट, उसको म्यू एस से डिनोट किया जाता है। कई बार क्या होता है, ये म्यू के म्यू एस ऐसा अलग अलग ना देके एक ही वैल्यू दे देते म्यू। कई जगह पे सेम होती है म्यू की वैल्यू, कई जगह पे अलग अलग होती है। म्यू के ये जो कोफिशिएंट है ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, सरफेस के ऊपर। समझ रहे हो ना? सरफेस कितना स्मूदर है या सरफेस कितना रिजिड है। रिजिड है तो म्यू के की वैल्यू ज्यादा होगी, स्मूदर है तो म्यू के की वैल्यू कम होगी। क्लियर हो गया ये चीज? इसलिए इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वो निकाली जाती है। आपको जो न्यूमेरिकल देगा उसमें इसकी वैल्यू दी होगी। इसका डायरेक्शन क्या होगा? प्रपोजिट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। यहां तक हो गया? सबने नोट डाउन किया? ओके। अब एक काम करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है जो आपने देखा ना, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। इस पे बेस्ड हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के कैलकुलेशन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट एग्जांपल ये ड्रॉ करना। मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ आपको डायग्राम में जो देखने को मिल रहा है उसे समझ जाओ। एक बॉडी है जिसका मास है 4 kg। ये बॉडी जो है इन मोशन है। द बॉडी इज इन मोशन, इज इन मोशन। और फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब मोशन का भी डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला होगा। समझ में आ गया? ठीक है। बॉडी का मास आपको गिवन है, कितना गिवन है? 4 kg। और जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक कोरिलेशन की वैल्यू गिवन है 0.2। क्या ये फिगर ड्रॉ कर लिया सबने? ठीक है। अब इसमें आपको देखो क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको एन निकालना है। एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है। फिर आपको निकालना है एफ के, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। और लास्ट में आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। ठीक है। तो चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले ये आ गया 4 kg का मास। इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा जिसको एन से डिनोट करेंगे। और इधर पे कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? mg से। mg और g की वैल्यू हम यहां पर 10 ले लेते हैं। 10 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 40 न्यूटन्स। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? हाँ, एक और फोर्स इसमें लग रहा है, वो कितने का लग रहा है? 10 न्यूटन का, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, मतलब इस तरफ है। ये 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा। यहां तक क्लियर हो गया? अब जो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? एफ के से। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? यहां तक डन? एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं यहां तक के एनालिसिस में,
मुझे उसका आंसर बताना, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग में मैंने आज ही की क्लास में थोड़ी देर पहले बताया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये पेयर के फॉर्म में होता है ना, जैसे एक फ्रिक्शन फोर्स ये हो गया ए बी, दूसरा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स हो गया बी ए। लेकिन अभी जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही ले रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं ले रहे? ये बाकी सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ये जो फ्रिक्शन फोर्स है हम ए बी सिर्फ ले रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ वो फोर्स ले रहे हैं जो किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है। हम वो नहीं ले रहे हैं जो ए लगा रहा है किसी दूसरे पे। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो इस वजह से हमने सिर्फ वो फोर्स लिया जो इस बॉडी पे लग रहा है। ओके, अब यहां पर देखते हैं जो फॉर्मूला भी हमने देखा था फ्रिक्शन फोर्स निकालने का, एफ के इज इक्वल टू क्या था? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पहले निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर? 40 न्यूटन्स, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकल मूवमेंट नहीं है इसमें बॉडी में, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एन इज इक्वल टू 40 न्यूटन आ गया। फिर सेकेंड निकालना है हमको एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या था फॉर्मूला? म्यू के इंटू एन। तो म्यू के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो गया? 40। तो कितना आ जाएगा? ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 का कितना हो जाएगा? 8। तो एफ के की वैल्यू कितनी आ गई? 8 न्यूटन्स। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? म्यू के यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। क्यों यूनिट लेस होगी? यही देख लो, ये एफ फोर्स हो गया, एन फोर्स हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फोर्स बाय फोर्स मतलब क्या हो जाएगा? यूनिट लेस। ठीक है, यहां तक हो गया सभी का? हाँ, अब इसके बाद ध्यान देना, ये हमें मिल गया कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। और वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितने का लग रहा है? 8 न्यूटन्स का। तो इस पे जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितने का है? 2 न्यूटन्स। वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो एफ नेट या नेट फोर्स वो हो जाएगा 10 माइनस 8, दैट इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन्स। क्या ये समझ में आ गया? नेट फोर्स हो गया 2 न्यूटन्स। अब नेट फोर्स को हम किससे इक्वल करेंगे? दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि लास्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? उसका एक्सेलरेशन। तो यहां पर एफ नेट की जगह पे लिख दो एम इंटू ए, और एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 4। तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/4, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सभी को? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो एक तुम लोग खुद से सॉल्व करके दिखाओ। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं उसमें मैं डेटा, और उसके बाद सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल 2, सेम वही सारी चीजें लगानी है, बस फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल गया, डायरेक्शन बदल गया, म्यू के बदल गया। हम्म, हाँ, यू सारी वही चीजें निकालनी। फोर केजी का मास हो गया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो इधर पे लगा 40 न्यूटन, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो इधर पे लगा एन। ठीक है, और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली नहीं है, वो सर्टेन एंगल पे है। किस एंगल पे है? 45 डिग्री। तो ये एंगल बन गया 45 डिग्री, और यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड है 10√2। ठीक है, अब देखो याद करो, यहां पर जब सर्टेन एंगल पे बनता है तो हम उसके दो कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, हाँ, सार्थक ये बताना ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? हाँ, ये हो जाएगा 10√2 cos 45 डिग्री। ये सब सीख गए हैं ना ये वाली चीज सभी? ये एंगल वाला साइड अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। अपोजिट वाला निकालना है तो क्या हो जाएगा? वो हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 10√2 इंटू साइन 45 डिग्री।
यहां तक हो गया सभी का? हाँ। नहीं, शायद हाँ, सही है। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन की वैल्यू निकालते हैं। एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर अब ये दोनों का सम होगा, ये दोनों का सम होगा, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 40 के। तो n प्लस 10√2 साइन 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 40। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो इंटू √2 इंटू 10 प्लस n, दैट इज इक्वल्स टू 40। ये दोनों कट जाएगा तो इधर पे 10 बचेगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 न्यूटन्स। एक बार चेक करो, कंफर्म करो आ गया क्या। मैंने जानबूझ करके ये जो फोर्स लिया वो ये बताने के लिए, मैं स्टार्टिंग में जो एक चीज बोला था ना आप लोगों को, ठीक है, वो गलत बोला था। क्या गलत बोला था, याद करो, कि अगर कोई ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट है तो उसको खसकाने के लिए ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स उसमें ज्यादा होगा, ये बोला था ना मैंने। किसी का मास ज्यादा है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, ये बोला था। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि फोर्स को हम किस डायरेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। अगर मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, उसके वेट के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, विजुअलाइज कर पा रहे हो, मतलब ये बताने के लिए कि भाई देखो, हर बार जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के इक्वल नहीं होता, कई बार वो mg से कम भी हो सकता है। जैसे यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 30 है लेकिन mg की वैल्यू कितनी थी, 40 थी। क्लियर हो गया ये चीज। हाँ, तो n की वैल्यू मिल गई, अब क्या क्या निकालना है इसमें, एफ के निकालना है। तो एफ के निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लो, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब 30। तो कितना आ जाएगा ये, 0.3 इंटू 30 मतलब ये आ रहा है 9 न्यूटन। तो ये आ गया एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। यहां तक हो गया सभी का। लास्ट पार्ट में, अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को अगर देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ये पता है आपको, एफ के की वैल्यू इस डायरेक्शन में कितनी आ गई, 9 न्यूटन। और ये वाला फोर्स, इस डायरेक्शन वाला फोर्स, ये कितना आ रहा है बताओ तो। इसको cos 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 इंटू 10 मतलब ये कितना हो गया, 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स है और ये कितना है, 9 न्यूटन का फोर्स है। तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। समझ में आ गया ना सभी को। और नेट फोर्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, m इंटू ए से, दैट इज इक्वल टू 1। और m की वैल्यू गिवन है 4, तो 4a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/4, 1/4 मतलब 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा इसका एक्सेलरेशन। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। चलो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके बताओ, ये वाला एकदम सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत चीजें चेंज किया है मैंने। और एनालाइज करो तीनों सिचुएशंस को, जो भी हमने 3 सिचुएशन ली, ये कैलकुलेशन सबका खुद से होना चाहिए। हम्म। आया, कैलकुलेशन हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम जा रही तो पूछो। अच्छा, म्यू के की वैल्यू मैंने नहीं दी ना, म्यू के की वैल्यू यहां पर कंसीडर कर लो, सेम ले लो, 0.3 ले लो। म्यू के की वैल्यू 0.3 लो, कैलकुलेशन करो।
क्या हुआ, नहीं बन रहा है क्या? चेक करो इधर पे, सबसे पहले ये 4 kg वाला मास हो गया, ठीक है। इस पे सबसे पहले ये वाला फोर्स चेक कर लेते हैं, ये फोर्स कितना लग रहा है, 20√2 न्यूटन का, ठीक है। किस एंगल पे लग रहा है, तो 45 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। सो ये वाला भी एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर हो गया, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा, वो इधर पे अप्लाई होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन से डिनोट कर देते। दूसरा ये एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कितना हो गया, 40 न्यूटन। क्लियर हो गया यहां तक सभी को, ठीक है। अब इधर पे ध्यान देना, ये जो फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 20√2, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट होगा, दूसरा ये वाला कंपोनेंट होगा। तो इस कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी 20√2 cos 45 डिग्री, एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा है। cos 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 इंटू दिस करोगे तो ये कितना आ गया, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा। क्लियर हो गया। ये वाला कितना आएगा, 20√2 इंटू साइन 45, साइन 45 भी कितना होता है, 1/√2, ये भी कट जाएगा, तो ओवरऑल ये भी कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, पहले हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन निकालेंगे। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों का सम, 40 + 20 मतलब कितना आ गया, 60 न्यूटन। समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ गया इस बार, पिछले बार नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो गया था, ऐसा क्यों हुआ? विजुलाइज करो ना, क्योंकि यहां पर फोर्स हम कहां लगा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर फोर्स हम कहां पर लगा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ, तो एन की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड आपको क्या निकालना था, एफ के। एफ के इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू के इंटू एन। तो यहां पर वैल्यू निकाल लो, एफ के की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू के गिवन है 0.3 इंटू एन की वैल्यू है 60, तो कितना आ जाएगा ये 18 न्यूटन्स। तो एफ के की वैल्यू आ गई यहां पर 18 न्यूटन्स। क्लियर हो गया? तो ये वाला जो 18 न्यूटन का फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का रिजल्टेंट फोर्स जो है वो है 20 न्यूटन का। तो यहां से निकाल लो नेट फोर्स, एफ नेट, नेट फोर्स कितना हो गया, 20 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब एफ नेट को रिप्लेस कर दो एम इंटू ए से, दैट इज इक्वल्स टू 20, ओ सॉरी, हाँ 20 लिख दिया मैंने, 20 - 18 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर m की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 4, तो 4a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, या फिर हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो क्या ये चीजें क्लियर होगी, कैसे कैलकुलेशन करना है फ्रिक्शन फोर्स का, नॉर्मल रिएक्शन का और एक्सेलरेशन का, ठीक है। कब, जब बॉडी मोशन में है तब, और तब जो फ्रिक्शन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन पे। तो नेक्स्ट लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई होता है, जब बॉडी की टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की, वो एक्चुअल में मोशन में नहीं आया, मोशन में आने वाला है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। देख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो बॉडी मोशन में नहीं है, वो आने वाला है, या टेंडेंसी होनी चाहिए उसकी मोशन में आने की। फिर सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वेरिएबल फ्रिक्शन है, ये वेरिएबल फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट फ्रिक्शन था, लेकिन ये वेरिएबल फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन एक फोर्स है, मतलब ये फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी है ना, ये एक बॉडी है, अभी ये रेस्ट पे है, मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो सरफेस के कारण इसमें फ्रिक्शन होगा। जब तक ये बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, तो जो फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गया ये चीज? अब मान लेते हैं इस बॉडी की टेंडेंसी है कि ये 20 न्यूटन के बाद ये मोशन में आएगी। समझना मेरी बात ध्यान से, 20 न्यूटन के बाद ये मोशन में आएगी।
तो अगर मेरा अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन से कम है तो ये मोशन में नहीं रहेगी। समझ में आई ये चीज? नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो मैं इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 न्यूटन ही। अगर मान लो 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट, वैल्यू कितनी होगी? 15 न्यूटन। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है? जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं ये उतने पे ही एडजस्ट करेगा, उतना ही रिएक्शन फोर्स देगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला है? वेरिएबल फ्रिक्शन फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसमें एक कट ऑफ पॉइंट होता है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना 20 न्यूटन के बाद ये मोशन में आएगी, तो उसको बोलते हैं एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग मतलब वो एक लिमिटिंग पॉइंट है। अगर मेरा अप्लाइड फोर्स इस लिमिटिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा तो फिर बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में आएगी। तब हम कौन सा फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर लिखना एफ एस is greater than or equals to 0 and less than or equals to F limiting and हाँ limiting friction। F limiting का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन वो थ्रेशोल्ड है, वो कट ऑफ है जिसको क्रॉस करने के बाद बॉडी मोशन पे आ जाएगी। ठीक है, और मोशन में आएगी मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा उसमें? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, हाँ, लेकिन एक सर्टेन उसमें कंडीशन भी आती है, मैं बताऊंगा। उसमें थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है वो, उसका कंडीशन आएगा, मैं बताऊंगा जब ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये चीज आप लोग कभी विजुअली अगर देखे होगे, एक्सपीरियंस किए होगे, एक बॉक्स है बहुत हैवी है, मुझे स्टार्टिंग में उसको मोशन पे लाने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर वो मोशन पे आ गया तो कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? बॉडी को स्टार्टिंग में, जैसे अगर तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो पढ़ाई करने बैठना ये सबसे बड़ा एफर्ट हो जाता है, लेकिन एक बार पढ़ाई के फ्लो में आ जाते हो तो फिर अपने आप चलते रहता है। बस वही चीज। ठीक है, तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करना वो ज्यादा होगा, लेकिन एक बार वो क्रॉस हो गया, मोशन में आ गई, तो वो वाला फ्रिक्शन जो हो जाएगा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्या है उसको डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, इसके बाद एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है? तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। तो यहां म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये नोट कर लो। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। हाँ, चलो सेम सिमिलर टाइप का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, ये बॉडी है, अभी रेस्ट में है या मोशन में नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू दे दी है, म्यू के की भी वैल्यू दे दी है। मान लेते हैं म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.3 ले लेते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक्सेलरेशन अगर मोशन में है तो सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें एनालिसिस करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखो यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स क्या हो जाएगा इसका? mg, मतलब कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन्स। इधर पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 40 न्यूटन्स। ठीक है, 6 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है। रेस्ट पे है या मोशन पे कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि एफएस की जो वैल्यू है, एफएस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, क्या ये अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है या कम है? अगर एफएस 6 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो मतलब किस में रहेगा? ये रेस्ट पे। और अगर एफएस 6 न्यूटन से कम हुआ तो मतलब ये किस में हो जाएगा? मोशन में। तो एफएस कैसे निकालेंगे? तो एफएस निकालने के लिए हम एफ लिमिटिंग निकालेंगे। एफएस बोल रहा हूं मैं गलती से, हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? एफ
लिमिटिंग निकालना पड़ेगा, एफ लिमिटिंग निकालना पड़ेगा। और एफ लिमिटिंग कैसे निकलता है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस की वैल्यू देखो यहां पर कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 0.2, और एन की वैल्यू कितनी है 40। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 8। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया 8 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 8 न्यूटन। मतलब इधर पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 8 न्यूटन का। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो इसका क्या मतलब हुआ, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी क्या, नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। मैं स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बता रहा था ना, मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी को मोशन में लाने के लिए 8 न्यूटन फोर्स की जरूरत है। अगर मैं इसमें 4 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो ये कितना फोर्स देगी रिएक्शन में, 4 न्यूटन का ही देगी। अगर मैं 3 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो ये रिएक्शन में कितना फोर्स देगी, 3 न्यूटन का। तो उसी तरीके से इस पे अप्लाइड फोर्स कितना है, 6 न्यूटन का। तो इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी कितने का होगा, 6 न्यूटन का ही होगा। तो एफ एस की जो वैल्यू है यहां पर वो कितनी आ जाएगी, 6 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए ना एक नोट कर लो, एक पॉइंट नोट कर लो, वो ये लिख लो कि अगर एफ लिमिटिंग जो है, एफ लिमिटिंग ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा अप्लाइड फोर्स से, अप्लाइड फोर्स से, तो इस सिचुएशन में बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। और जो एफ एस की वैल्यू है, एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगी, अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं। तो यहां पर एफ लिमिटिंग की वैल्यू ज्यादा आई अप्लाइड फोर्स से, इसलिए बॉडी रेस्ट पे है, और रेस्ट पे है तो एफ एस किसके इक्वल हो गया, अप्लाइड फोर्स के, मतलब कि 6 न्यूटन के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन होता तो यहां पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ जाता, 7 न्यूटन। अगर 8 न्यूटन होता तो एफएस की वैल्यू कितनी हो जाती, 8 न्यूटन। अगर अप्लाइड फोर्स 9 न्यूटन होता, अगर अप्लाइड फोर्स 9 न्यूटन होता तो क्या हो जाता, तो उस केस में एफ लिमिटिंग जो है वो अप्लाइड फोर्स से कम हो जाता, कम हो जाता मतलब बॉडी किस में आ जाती, मोशन में आ जाती। तब हम कौन सा फोर्स फ्रिक्शन कैलकुलेट करते, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया ये चीज। चलो एक और एग्जांपल ले रहा हूं, सॉल्व करके बताना। एक बॉडी है और उसका मास ले लो 2 kg, और इसमें अप्लाई हो रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है 20 न्यूटन का। म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू दे रहा हूं, म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू है, म्यू एस है 0.6, म्यू के है 0.4, म्यू एस और म्यू के दोनों गिवन है। ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कि बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है, आपको मुझे ये बताना है कि बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है। ठीक है, और वो डिसाइड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग। वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हुआ मतलब रेस्ट पे, कम हुआ मतलब मोशन। तो सबसे पहले आपने एन की वैल्यू निकाल ली होगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया 20 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन की वैल्यू भी कितनी हो गई 20 न्यूटन। तो एन इज इक्वल टू आ गया 20। फिर आपने निकाला होगा, क्या निकाला, एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग निकालने के लिए क्या किया, म्यू एस इंटू एन। तो एफ लिमिटिंग कितना आ गया यहाँ पर, म्यू एस की वैल्यू हो गई 0.6 इंटू एन की वैल्यू हो गई 20, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 12। तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू आ गई 12। अब क्लियरली दिख रहा है एफ लिमिटिंग जो है वो छोटा है किससे, अप्लाइड फोर्स से, अप्लाइड फोर्स से छोटा है। मतलब बॉडी किस में होगी, मोशन में, और बॉडी मोशन में होगी तो हम कौन सा फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब एफ के, और एफ के इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू के इंटू एन। तो एफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.4,
और n की वैल्यू कितनी थी 20, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 8 न्यूटन्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे एक अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था क्या हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, तो नहीं। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ एस की वैल्यू मैंने क्या लिखाई थी, किससे ग्रेटर होती है, 0 से। मैक्सिमम कितनी जा सकती है वो, एफ लिमिटिंग तक जा सकती है, ये लिखा था कि नहीं। तो इसका लिमिटिंग फोर्स हमारे पास कितना आया था, 12 न्यूटन का। मतलब अगर हम 12 न्यूटन तक का फोर्स अप्लाई करेंगे तब तक वो बॉडी किस में होगी, रेस्ट पे। जैसे ही 12 से ज्यादा होगा तो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन पे। तो यहां तक उसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना जा सकता था, 12 न्यूटन। लेकिन अगर बॉडी मोशन में आ गई तो उसका काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया हमारे पास, 8 न्यूटन। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्टिंग में लिखा था ना वो क्या होता है, कांस्टेंट, तो वो 8 न्यूटन क्या हो गया, कांस्टेंट। तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू जो है काइनेटिक फ्रिक्शन से जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन एक बार मोशन में आ गई तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा इसका एक काम करो, एक्सेलरेशन निकालो बॉडी का, एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स एफ नेट, तो अप्लाइड फोर्स हो गया 20 माइनस एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया 8, नेट फोर्स हो गया 12, और इसको किसके इक्वल कर देंगे, m इंटू ए के। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 12/2, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया सबका, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखना, देखो फ्रिक्शन को ना अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने एकदम सिंपल डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडीज और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अगर आप एटॉमिक लेवल पे देखोगे तो ये एक्चुअली फ्रिक्शन किसके कारण होता है, ड्यू टू रिजिडनेस प्रेजेंट इन द बॉडी। जितना रिजिड सरफेस होगा उतना फ्रिक्शन वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक और पॉइंट लिखना है इसमें, फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इज बिकॉज ऑफ irregularities on surface. Friction is because of irregularities on surface. एक और नोट पॉइंट लिखना जो अभी हमने यहां पर कैलकुलेशन करते समय देखा, लिखना इट इज इजी टू मेंटेन द बॉडी इन मोशन, इट इज इजी टू मेंटेन द बॉडी इन मोशन but difficult to start the motion, but difficult to start the motion, but difficult to start the motion। ठीक है, और इसके बाद ना हम ग्राफ देखते हैं, इसके बाद हम ग्राफ देखते हैं अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का ग्राफ। तो लिख लो ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन, इसके बीच का ग्राफ। तो एक्स एक्सिस में मैं अप्लाइड फोर्स ले लेता हूं, जो फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं, और वाई एक्सिस में मैं फ्रिक्शन ले लेता हूं, फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी बॉडी है, स्टार्टिंग में अगर उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो वो बॉडी किस पे है, रेस्ट पे। रेस्ट पे है तो अगर हमने 0 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा उसका, 0 न्यूटन। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे, उसी एग्जांपल को लेते हैं, मान लो ये बॉडी जो है इसकी एफ लिमिटिंग है 20 न्यूटन की, तो अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो इसका फ्रिक्शन कितना होगा, 1 न्यूटन का। कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। 2 का लगाऊंगा तो इसका 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा, 2 न्यूटन का। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो अगर इसका ग्राफ अप्लाई करोगे तो 0,0 पहला पॉइंट हो गया, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं
तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितने का मिलेगा, 1 न्यूटन का। 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो भी कितने का मिलेगा, 2 न्यूटन का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, इसका अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का ग्राफ, तो आपको ग्राफ कैसे मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास होगी, जिसका एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर? और ये कब तक होगी, ये किस पॉइंट तक होगी, किस पॉइंट तक होगी, एफ लिमिटिंग तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। क्लियर हो गया ये चीज? तो जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन इस केस में देखा जाए तो कितने का था, 8 न्यूटन का। फिर उसके बाद जब अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, 8 न्यूटन से ज्यादा हो गया जब अप्लाइड फोर्स, नहीं कितना था, यह 12 न्यूटन था ना, हाँ 12 न्यूटन था। अप्लाइड फोर्स कितना था, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था, 12 न्यूटन था। जब 12 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, तो फिर फ्रिक्शन कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन। मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा मतलब वो ऐसे डाउन हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? डाउन होने के बाद अब कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अब उसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस टाइप का। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये किसका ग्राफ है, यहां से यहां तक का किसका ग्राफ है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। और फिर उसके बाद ये कौन सा ग्राफ हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको आप डिनोट करते हो एफ के से। ठीक है? हो गया, ये हटा दो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक बॉडी है, उसका फिगर ड्रॉ करो, मुझे ये बताओ वो बॉडी मोशन पे होगी या रेस्ट पे होगी। सरफेस सब ऐसा कुछ है और फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है? बॉडी का मास ले लेते हैं हम यहां पर 1 kg और अप्लाइड फोर्स ले लेते हैं यहां पर 40 न्यूटन्स का, 40 न्यूटन्स का। और म्यू एस म्यू के दोनों की वैल्यू दे दिया है। म्यू एस की वैल्यू है 0.3, म्यू के की वैल्यू है 0.2। ठीक है? और आपको यह बताना है कि बॉडी रेस्ट पे होगी या फिर मोशन पे होगी, मोशन पे। ओके? ओके, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले ये बताओ मुझे, आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, ये बताओ पहले इसके फोर्सेस को एनालाइज करते। तो 40 न्यूटन का फोर्स इधर पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है? इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है? और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो कितना होगा इसका, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो इधर पे अप्लाई होगा। अच्छा ये बताओ फ्रिक्शन कहां पर लगेगा, पहले ये बताओ फ्रिक्शन कहां पर लगेगा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस 1 kg वाले मास पे फ्रिक्शन कहां पर लगेगा, कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये लगेगा पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में। क्योंकि अगर बॉडी इस तरीके से जा रही है तो ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन कहां पर लगाएगा, अगर बॉडी का मोशन देखो, ये नीचे जो लग रहा है उसमें क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मतलब अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अच्छा ये बताओ ये वाला फोर्स कितना होगा, ये वाला फोर्स कितना होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, कितना आएगा इसका वैल्यू, 10 न्यूटन आएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा 10 न्यूटन। अब आप यहां पर क्या कैलकुलेट कर रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा आपको। अगर ये वाला एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर एफ लिमिटिंग की वैल्यू 10 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो मतलब बॉडी किस पे हो जाएगी, एफ लिमिटिंग की वैल्यू 10 न्यूटन से ज्यादा हुआ मतलब बॉडी किस पे हो जाएगी, रेस्ट पे। और कम हुआ तो मतलब किस में हो जाएगी, मोशन पे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ लिमिट निकालो जल्दी से। एफ लिमिट कितना आ रहा है, एफ लिमिट निकालने के लिए आपने लगाया म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू हो गई 0.3 इंटू 40, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई,
12 न्यूटन। आया क्या सभी का? चेक कर लो। ठीक है, अब ये वाला एफ लिमिटिंग की वैल्यू आई है 12 न्यूटन की, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितने का लग रहा है? 10 न्यूटन का। बताओ मोशन में होगा कि रेस्ट पे होगा? रेस्ट पे होगा ना। हमने अभी यहां पर लिखा कि नहीं, देखो क्या लिखा था, एफ लिमिटिंग की वैल्यू अगर ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? अप्लाइड फोर्स से। तो यहां पर अप्लाइड फोर्स ये नहीं है, अप्लाइड फोर्स ये नहीं है। अप्लाइड फोर्स किसको लेंगे हम? ग्रेविटेशनल फोर्स को, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इसका मोशन होना है उस डायरेक्शन का फोर्स इसके लिए क्या हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अप्लाइड फोर्स इस चीज को नहीं लेंगे, इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर हुआ है ये चीज? तो लिख लो ये वाला एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग की वैल्यू यहां पर कितनी है हमारे पास? 12 न्यूटन। इट इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। ये आपका अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 10 न्यूटन। सो बॉडी विल बी इन रेस्ट। चलो चेक करो, बॉडी रेस्ट पे होगी कि मोशन पे होगी? मोशन में है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे पहले ये कैलकुलेट किया होगा। कैसे निकाला होगा? म्यू एस इंटू एन। निकाला म्यू एस इंटू एन। हाँ, तो म्यू एस की वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू 0.2, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ओके, तो यहां पर ये कितना आ गया? 1 न्यूटन। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ रहा है यहां पर? 20 न्यूटन। समझ में आ गई ये चीज? मतलब ये बॉडी किस में होगी? मोशन में। ठीक है, अब अगर मोशन पे है तो हम कौन सा फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के। और एफ के की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? यहां पर ऐसा लिख सकते हो आप, एफ लिमिटिंग इज लेस देन अप्लाइड फोर्स। एफ लिमिटिंग जो हमारे पास 1 न्यूटन आया, और अप्लाइड फोर्स जो इस डायरेक्शन में वो कितने का है? 20 न्यूटन का। ठीक है, तो एफ के की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू के इंटू एन। तो एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के की वैल्यू हो गई 0.3, एन की वैल्यू हो गई 5। तो ये कितना आ रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है 1.5, 1.5 न्यूटन्स। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालोगे इसका? नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है तो इसमें फिर 1.5 इस डायरेक्शन में, 20 इस डायरेक्शन में, मतलब कितना हो जाएगा? 18.5 डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना, हेडिंग डालना नेक्स्ट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नहीं एक्चुअली फ्रिक्शन को ना, और जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं फ्रिक्शन को। तो एक और डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है, फ्रिक्शन क्या है? जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और जो ये टेंजेंशियल फोर्स है, दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन
इनका रिजल्टेंट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका रिजल्टेंट कहां पर बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये जो रिजल्टेंट आर बनेगा, इसका जो एंगल होगा किसके साथ, नॉर्मल के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो एंगल बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिख लो, it is the angle made by, it is the angle made by normal reaction force and resultant of, and resultant of, and resultant of friction and normal reaction force, friction and normal reaction force। जैसे मैंने बताया फ्रिक्शन को कई तरीके से डिफाइन करते हैं, तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी है, इट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ, एक और डेफिनेशन लिख लो फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ, tangential component of resultant of contact force, resultant of contact force, resultant of contact force। नोट कर लिया सबने? तो यहां पर जो हमने वर्ड यूज किया कांटेक्ट फोर्स, ये वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि देखो ये दो फोर्सेस है, एक फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों कौन से फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसका जो रिजल्टेंट बन रहा है वो ये वाला है, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट का टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो देखो ये वाला जो रिजल्टेंट बन रहा है इसको नॉर्मल कंपोनेंट बोलेंगे और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो फ्रिक्शन इज ए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, जो आपने डेफिनेशन लिखा है। अब आपको ये एंगल थीटा निकालना है। ये एंगल थीटा निकालने के लिए हम दोनों फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब अभी हमें ये नहीं पता कि मोशन में है या रेस्ट पे है, तो एक काम करते हैं, हम इसको रेस्ट कंडीशन पे लेते हैं। रेस्ट कंडीशन में लेंगे और इसकी मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स जो होता है, एफ एस की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, एफ लिमिटिंग के इक्वल होती है। और एफ लिमिटिंग की वैल्यू कैसे निकलती है, म्यू एस इंटू एन से निकलती है। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर हमने स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन लिया एफ एस, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू ली एफ लिमिटिंग, और एफ लिमिटिंग कैसे निकलता है, म्यू एस इंटू एन से निकलता है। तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड आपको मिला, ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया, म्यू एस इंटू एन मिल गया। यहां तक क्लियर हो गया? ये वाला मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है, ये वाला मैग्नीट्यूड कितना है, एन है। अब देखो इसको ना मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके समझाता हूं, यहां पर ध्यान देना। ये वाला रिजल्टेंट हो गया आर, ये वाला पार्ट हो गया, इसका लेंथ हो गया एन, और ये वाला पार्ट हो गया जिसकी वैल्यू एफ है, और एफ की वैल्यू हमने कितनी निकाली, म्यू एस इंटू एन निकाली। और हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है, थीटा। देख रहे हो ना ये चीज? अब थीटा की वैल्यू निकालनी, ये सारी चीजें गिवन है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये म्यू एस इंटू एन किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करोगे, जिसमें ये वाला एंगल हो गया थीटा, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, एन, और ये वाली लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू एस इंटू एन के इक्वल आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये अगर एंगल मैं थीटा ले रहा हूं, तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किससे मिलता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब क्या आ जाएगा, म्यू एस अपॉन म्यू एस इंटू एन अपॉन एन। क्या ये क्लियर हो गया? तो एन और एन कट जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, म्यू एस। तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स म्यू एस। टेन को उधर भेज दिया तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स म्यू एस। मतलब अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है, और अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे जो सामने लिखा है, हमने अभी डिराइव किया है। ठीक है, तो इसको कर लो कंप्लीट एक बार। ये समझ में आ गया ना कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, नॉर्मल के साथ
रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, और उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स when applied force is 5 Newton, when applied force is 5 Newton on a mass of body 2 kg, on a mass of body 2 kg, and the angle of friction is 45 degree, and the angle of friction is 45 degree. डायग्राम नहीं दिया है, बना सकते हो आप लोग खुद से डायग्राम। आंसर इसमें नहीं दिया है। 2 kg का मास लिया है, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा की वैल्यू गिवन है। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 45 डिग्री। थीटा का बस एक ही काम है, क्या कैलकुलेट करना? म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। थीटा की वैल्यू वहां पर पुट कर दो तो आपको म्यू एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो म्यू एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन थीटा। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर? 1। क्लियर हो गया? और आपको क्या गिवन था? अच्छा, ये 5 न्यूटन का फोर्स गिवन था, ठीक है। और कुछ मेंशन था क्या? बस इतना ही था। हाँ, तो अब देखो ये 2 kg का मास है, मतलब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। ठीक है। स्टैटिक एफ लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे वो कितना आ जाएगा? म्यू एस इंटू एन। तो कितना आ जाएगा? 1 इंटू 20, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 20 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स जो है वो 20 न्यूटन से क्या है? छोटा है। मतलब बॉडी किस पे होगी? रेस्ट पे होगी। समझ में आया ये चीज? पक्का समझ में आ गया? लास्ट पार्ट का आंसर बताओ, इसका फ्रिक्शन कितना होगा? यही पूछा ना क्वेश्चन में, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बॉडी? ये सारा कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया ना? ये बताओ पहले मुझे, कितना होगा? 5 न्यूटन। बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं? क्यों 5 न्यूटन हुआ? क्योंकि बॉडी किस में है? रेस्ट में। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो कौन सा फोर्स लगेगा? कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल फ्रिक्शन होता है, और वो किसके इक्वल होता है? अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर? 5 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। आज की क्लास से अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। एक दो ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अगर आप लोग वो बुक फॉलो कर रहे हो ना, एग्जाम्पल 4.6 कर लेना। हमने ऑलरेडी उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। 4.6 में ना वो फ्री बॉडी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक है तो वो कर लेना।